शुभ संध्या आप सभी का। हम लोग उपन्यास के बारे में बात कर रहे थे और उपन्यास में हम लोग प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार को देख रहे थे और प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार में भी हम लोग प्रेमचंद को ही देख रहे थे। अन्य सभी उपन्यासकार इस युग के हो चुके हैं। तो प्रेमचंद युगीन उपन्यास में हम लोग प्रेमचंद के उपन्यासों को 3 भागों में बांट दिए थे। पहले वे थे जो उर्दू में लिखे गए, दूसरे वो हुए थे जिनको जो तो लिखे गए उर्दू में लेकिन उनका हिंदी रूपांतरण किया गया, और तीसरे वो हैं ऐसे उपन्यास जो हिंदी में ही लिखे गए। ठीक है, तो जो हिंदी में ही लिखे गए और जो उर्दू में लिखे गए और जिनका हिंदी रूपांतरण किया गया वो उपन्यास मोस्ट था। और इनका उपन्यास का जो पीरियड आता है वो आता है 1918 ईस्वी सेवा सदन से और गोदान तक चलता है। तो इसमें हम लोग, क्योंकि गोदान इनका अंतिम और महत्वपूर्ण उपन्यास है, महत्वपूर्ण तो इस प्रकार है कि वो कृषक जीवन का महाकाव्य है और नेट जेआरएफ के सिलेबस में ये उपन्यास शामिल भी है, तो उसका हम लोग प्रत्येक लाइन भी पढ़ेंगे, उसका रीडिंग भी लगाना है उपन्यास वाले क्लास में। तो अभी हम लोग इनके उपन्यास को देख रहे थे उपन्यास विधा में, तो हम लोग प्रेमचंद को पढ़ रहे थे और प्रेमचंद को में हम लोग पढ़ेंगे आज हिंदी में रचित एवं प्रकाशित उपन्यास जो प्रेमचंद जी के हैं वो उपन्यास आज हम लोग देखेंगे। इनसे पहले सबसे पहले देख लिए थे कि उर्दू में रचित एवं प्रकाशित, उसके बाद देखे उर्दू में लिखित एवं हिंदी में रूपांतरण का अनुवाद देख लिए थे जो हम लोग शुरू किए थे प्रेमा से, याद होना चाहिए आप लोग को। और आज हम लोग बात करेंगे प्रेमचंद के वो उपन्यास जो हिंदी में लिखे गए और उसका प्रकाशन हो गया। ठीक है, हाँ जी, एडमिशन चालू है। डेमो के लिए इतनी सारी क्लासें पड़ी हुई हैं। अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर हमको एडमिशन ऑनलाइन ही लेना है और मुझे अन्य विधा की भी डेमो चाहिए, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, काव्य शास्त्र, ठीक है, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, अगर किसी का डेमो चाहिए तो वो आप जो नंबर दिया रहता है और नंबर या व्हाट्सएप नंबर जो भी है ये नंबर, इस पर आप कॉल करके आप मैसेज करके बता सकते हैं कि सर मुझे इस क्लास का डेमो चाहिए, मुझे ऑनलाइन क्लास लेना है। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा और एक भारी मात्रा में छूट चल रही वो भी मिल जाएगी और आपको डेमो क्लास जिस भी टॉपिक का चाहिए वो मिल जाएगा, देख के आप क्लास ले सकते हैं, सफलता की गारंटी है। ठीक है, चलिए, तो ये तो क्लास उपन्यास है तो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ सभी के लिए है। और आप लोग तो देख ही रहे हैं कितना डीपली पढ़ा देते हैं कि कुछ भी एग्जाम प्रश्न छूटे ना। ठीक है, जो उपन्यास पढ़ा रहे हैं वो डीपली पढ़ना है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे किसको? प्रेमचंद के उपन्यास को। तो प्रेमचंद को लिखिए, प्रेमचंद। इनमें हम लोग आज देख रहे थे इनके उपन्यास को 3 भागों में बांटे थे। फिर बता देते हैं, इनकी क्लास जब हुई थी तो आप लोग को बताया था कि वो उपन्यास जो उर्दू में रचित एवं प्रकाशित थी, वो उपन्यास जो उर्दू में रचित और हिंदी में रूपांतरण किया गया, और आज वो देखेंगे जो हिंदी में लिखित और हिंदी में प्रकाशित है, यानी तीसरा भाग इसका देखेंगे। हिंदी में रचित एवं प्रकाशित उपन्यास प्रेमचंद जी के कौन कौन से हैं। ठीक है, हिंदी में रचित एवं प्रकाशित उपन्यास इनके कौन कौन से हैं, इसको देखते हैं आज हम लोग। तो इसमें सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं कायाकल्प की। बहुत अच्छी उपन्यास है एक, कायाकल्प। काया का कल्प हो जाना, कायाकल्प है। कायाकल्प उपन्यास को देखते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? कायाकल्प का प्रकाशन वर्ष इसका 1926 ईस्वी माना जाता है। कायाकल्प 1926, एक मोटी सी उपन्यास है इनकी, आप लोग इनको पढ़ें। ठीक है, चक्रधर इसका नायक होता है, पढ़े हैं, पूर्व जन्म की कथा भी इसमें आती है। चलिए, इसके बारे में कुछ बातें मोस्ट हैं क्योंकि ये हिंदी में रचित पहली उपन्यास है, तो इसके बारे में कुछ बातें हम लिख लेते हैं। पहली बात, मूल रूप से हिंदी में लिखित, मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का ये प्रथम उपन्यास है। मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। एक बात तो ये हो गई। ठीक है, अब बात ये आती है कि इसमें है क्या।
और ये किस प्रकार का उपन्यास है। अगर इसका श्रेणी हम देखें कि ये उपन्यास जो कायाकल्प है किस तरह का उपन्यास है, तो ये उपन्यास एक राजनीतिक उपन्यास है। दूसरी बात लिख लीजिए, यह एक राजनैतिक उपन्यास है। यह एक राजनीतिक क्या है, उपन्यास है। इसमें है क्या, राजनीतिक उपन्यास, राजनीतिक में क्या है इस उपन्यास में? इसमें ज्योतिष, पूर्वजन्म, ग्रह, नक्षत्र, इन सभी चीजों का भी वर्णन आता है। यह एक राजनीतिक उपन्यास है, लिख सकते हैं। इस उपन्यास में ज्योतिष शास्त्र होता है ना, ज्योतिष शास्त्र, सब शास्त्र शिरोमणि, बिना भाग्य नहीं आता है, और आने पर भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल बताता है। इसमें ज्योतिष, पूर्व जन्म, ज्योतिष, पूर्व जन्म, और क्या क्या है, ग्रह, नक्षत्र। चलिए नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। इस उपन्यास में ज्योतिष, पूर्व जन्म, ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष, पूर्व जन्म, ग्रह, नक्षत्र, और भी है, और भी है। बाबाओं का चमत्कार भी दर्शाया गया है इसमें। जो बाबाओं की जानते हैं ना, हाँ वही बाबाओं का चमत्कार इसमें भयंकर रूप से हुआ है। बाबाएं भारत में ही पाए जाते हैं, दूसरे देशों में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और वो छोड़ दीजिए, उन बारे में क्लास पब्लिक है, नहीं बोलनी चाहिए। इस उपन्यास में ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष, पूर्व जन्म, ग्रह, नक्षत्र, बाबाओं के चमत्कार, बाबाओं के चमत्कार, और कुछ है, वृद्धों की समस्या भी है, वृद्धों की समस्या का चित्रण है। समझे कि नहीं समझे, है ना। इस उपन्यास में क्या है, ज्योतिष है, ग्रह, नक्षत्र है, पूर्व जन्म है, बाबाओं का चमत्कार है, और वृद्धों की समस्या का चित्रण भी इस उपन्यास में किया गया है। इसके पात्र देख लीजिए, इसके पात्र जो है, प्रमुख पात्र कम से कम याद रखें, महत्वपूर्ण उपन्यास है तो महत्वपूर्ण उपन्यास के प्रमुख पात्र को याद रखने में कोई बुराई नहीं है। इसका उपन्यास का नायक कौन है, नायक चक्रधर है। नायक कौन है, नायक चक्रधर है, इसका नाम नायक है, चक्रधर है, ठीक है। दूसरी पात्र, इनकी पत्नी कौन रहती है, अहिल्या रहती है। अहिल्या, ये कौन है, चक्रधर की पत्नी है, चक्रधर की पत्नी कौन है, अहिल्या जी हैं। तीसरे पात्र का नाम लिखिए, चक्रधर नायक हो गया, अहिल्या चक्रधर की पत्नी हो गई। इसके बाद लिखिए देवप्रिया, मोस्ट पात्र हैं ये। देवप्रिया, ये कौन रहती है, महारानी रहती है, कहाँ की, ठीक है, कहाँ की महारानी है, जगदीशपुर की। जगदीशपुर की ये बिलासी रानी है, जगदीशपुर की बिलासी रानी है ये, ठीक है। और भी नाम लिख लीजिए। विक्रम सिंह है इस उपन्यास में एक पात्र, कौन है, विक्रम सिंह है। विक्रम सिंह के बाद मनोरमा भी है। मनोरमा तो इसकी नायिका है ना, भूल गए ना, चक्रधर तो नायक है, तो मनोरमा क्या है, इसकी नायिका है। इधर लिख लीजिए, एक पात्रा में थोड़ा नंबर इसका बदल देते हैं हम, एक हो गया ये। नंबर 2 में लिखिए मनोरमा, जो नायिका है इस उपन्यास की। मनोरमा कौन है, नायिका है। दूसरा नंबर हो गया, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, और ये विक्रम सिंह 5 हो गए। नंबर 6 में लिख लीजिए लौंगी है, लौंगी नंबर 6 में। 7 में रामप्रिया। प्रेमचंद के उपन्यासों में पात्रों की कोई कमी नहीं होती है। 8वां में और लिख लीजिए वसुमती है, काफी पात्र हो गए इस उपन्यास के, ठीक है। तो ये एक उपन्यास
हुआ कंप्लीट। कौन सा? कायाकल्प। कब लिखी गई थी? 1926 में। इसमें क्या है? तो ये मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद्र जी का प्रथम उपन्यास है, राजनीतिक उपन्यास है। अगर श्रेणी पूछे तो राजनीतिक उपन्यास है। इसमें है क्या? इस उपन्यास में ज्योतिष, पूर्वजन्म, बाबाओं के चमत्कार, ग्रह नक्षत्र और पृथ्वियों की समस्या का चित्रण है। इसके पात्र जो चक्रधर है वो नायक है, मनोरमा जो है वो नायिका है, अहिल्या चक्रधर की पत्नी है, देवप्रिया कौन है? ये बिलासपुर की बिलासी रानी रहती है, विक्रम सिंह लौंगी, रामप्रिया, बसुमती, ये सब इसके पात्र हैं। अगले उपन्यास की ओर चलते हैं जो हिंदी में रचित और प्रकाशित हैं। दूसरा उपन्यास इनको देखते हैं, निर्मला। मोस्ट उपन्यास ये भी है, निर्मला। निर्मला कब लिखी गई थी? 1927 में लिखी गई थी। निर्मला 1927 ईस्वी में लिखी गई थी। इस उपन्यास में क्या है? निर्मला में इसमें दहेज और अनमेल विवाह का जबरदस्त चित्रण है। दहेज एवं अनमेल विवाह का चित्रण है। दहेज एवं अनमेल विवाह का इसमें चित्रण किया गया है। किसमें? निर्मला उपन्यास में दहेज एवं अनमेल विवाह का जबरदस्त चित्रण है। बहुत अच्छी उपन्यास है ये। और भी क्या है? दहेज के कारण टूटते परिवारों का भी इसमें अनमेल के, निर्मला ही उस उपन्यास की पात्र नायिका है ना। अनमेल के कारण टूटते परिवारों का चित्रण भी इस उपन्यास में किया गया है। दहेज एवं अनमेल विवाह का चित्रण, अनमेल के कारण टूटते परिवारों का चित्रण है इसमें। इसमें जो नायिका है वो कौन है? अगर प्रमुख पात्र की बात करें इस उपन्यास की, तो ये उपन्यास कैसा है? सामाजिक उपन्यास है एक। अगर पात्र की बात करें तो निर्मला को लिख लीजिए, ये नायिका है इस उपन्यास की। क्या है? नायिका है। इनका विवाह किसके साथ होता है? तोताराम के साथ होता है ना। दूसरा तोताराम पात्र का नाम लिख लीजिए, तोताराम। तीसरा पात्र इसका एक जो भाई रहता है, क्या रहता है? मनसाराम रहता है। मनसाराम, तोताराम हो गया, मनसाराम हो गया। और सब राम इसी में है, चिंता नहीं करना है। एक जयराम भी इसी में है। जितने राम है ना सब इसी में है। तोताराम, मनसाराम, जयराम, एक सियाराम भी आते हैं, याद है ना? पढ़े होंगे तो याद होगा। इसीलिए बोली जितने राम हैं सब इसी में है, समझे ना? हाँ, तोताराम, मनसाराम, जयराम, सियाराम। और लिख लीजिए, और पात्र का नाम लिख लीजिए। डॉक्टर भुवन भी है। क्या नाम रहता है इनका? डॉक्टर भुवन सिन्हा नाम रहता है, डॉक्टर भुवन सिन्हा। और लिख लीजिए, कल्याणी है, सुधा है, कल्याणी, सुधा। 8वां नंबर में सुधा का नाम लिख लीजिए। इस उपन्यास की पात्रा हैं, कल्याणी है, सुधा है। और लिख लीजिए भालचंद है, कौन है? भालचंद है। और रंगीली बाई भी एक पात्र है। 10 पात्र लिख लीजिए इसके, कम से कम महत्वपूर्ण है ये। क्या नाम था इनका? रंगीली बाई। ये बाई जी का नाम भी लिख लीजिए। ये इस उपन्यास के पात्र हो गए। ये हो गया निर्मला। ठीक है। इसमें दहेज और अनमेल विवाह का चित्रण है। अनमेल के कारण, अरे याद होगा आप लोग पढ़े होंगे, जब निर्मला का विवाह होता है तो इनका और इनका उम्र, तोताराम का उम्र क्या है? पिता पुत्र के उम्र का है। ठीक है। और इसके बाद इसी के पुत्र से इनको प्रेम हो जाता है, जो इनका सौतेला पुत्र रहता है उससे। ये उपन्यास पढ़े होंगे आप लोग। तो अनमेल विवाह के कारण टूटते परिवार का भी चित्रण है। और इसके नायिका कौन है? निर्मला है। अगले उपन्यासकार की ओर हम लोग उपन्यास की ओर चलते हैं। कायाकल्प निर्मला देख लिए। इसके बाद गवन देखिए, तीसरा उपन्यास इनका गवन। गवन उपन्यास कब लिखी गई थी? 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में। देखिए 1931 और इसमें क्या अंतर है? देखिए बात यह है,
इस उपन्यास के प्रकाशन के बारे में अगर बात करें कि इसका प्रकाशन के बारे में क्या है, तो डॉक्टर नगेंद्र इसका प्रकाशन जो है, डॉक्टर नगेंद्र वो इसका प्रकाशन वर्ष मानते हैं 1931 ईस्वी, ठीक है। और डॉक्टर बच्चन सिंह इसका प्रकाशन वर्ष मानते हैं 1930 ईस्वी। ये थोड़ा सा इसके विषय में बातें कही गई है गबन के बारे में कि बच्चन सिंह ने अपने पुस्तकों में बताया है इसका प्रकाशन वर्ष 30, डॉक्टर नगेंद्र 31। तो ये मत जो है वो सर्वमान्य मत है और यही आप लोग को मानना भी है, 1931 ही मानिए। इसमें रमानाथ और जल्पा के माध्यम से समाज की जो आर्थिक विषमता है इसका चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। इस उपन्यास का नायक जो है रमानाथ है और नायिका जल्पा है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। रमानाथ कौन है? नायक है। रमानाथ कौन है? इस उपन्यास का नायक है। रमानाथ और जल्पा कौन है? जल्पा नायिका है। तो नायक नायिका का नाम तो पहले ही आ गया। रमानाथ और जल्पा की प्रेम कथा भी है इसमें। रमानाथ और जल्पा की प्रेम कथा के माध्यम से प्रेमचंद्र ने इस उपन्यास में मध्यम वर्ग की आर्थिक विषमता, मध्यम वर्ग की आर्थिक, मतलब बोल सकते हैं कि इसमें प्रगतिवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। स्पष्ट रूप से तो नहीं, लेकिन हाँ गौण रूप से मिलता है। रमानाथ और जल्पा की प्रेम कथा के माध्यम से प्रेमचंद्र ने इस उपन्यास में मध्यम वर्ग की आर्थिक विषमताओं का चित्रण किया। ये हो गया इसका वर्ण विषय, ठीक है। इसमें भारतीय नारी की आभूषण लालसा का भी चित्रण किया गया है। भारतीय नारी को आभूषणों के प्रति जो लगाव होता है ना, उसका भी चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। आप लोग को है कि नहीं? नहीं है, जबरदस्त होता है। लिख सकते हैं, नारियों के आभूषण प्रियता, गहनों के प्रति लगाव। आभूषण, एक स्त्री को उसके वजन से अधिक गहना भी अगर दे दिया जाए तो वो भी उसको कम ही प्रतीत होता है। ये उसकी मानसिक स्थिति होती है, ठीक है। अच्छा भी एक तरह से उनका एक अपना जीवन शैली है। नारियों के आभूषण प्रियता का चित्रण भी इस उपन्यास में किया गया है। अगर पात्र देखें तो पात्र का नाम लिख लीजिए। इस उपन्यास के पात्र में तो भी आप लोग को बता दिए। पात्र में क्या है? रमानाथ कौन है? ये नायक है। रमानाथ है नायक। जल्पा क्या है? ये नायिका है। जल्पा क्या है? नायिका है। 1 2 3 और लिख लीजिए। जल्पा के बाद देवी दीन है इस उपन्यास में, चौथा पात्र। देवी दीन के बाद लिख लीजिए रामेश्वरी है, रामेश्वरी। 5वां जग्गो है। जग्गो भी इस उपन्यास में एक पात्र है। जग्गो, रमानाथ, जल्पा, देवीदीन, रामेश्वरी, जग्गो के बाद जोहरा, एक और लिख लीजिए जोहरा, बस काफी है। और बहुत सारे पात्र, अभी तो बताया कि इनके उपन्यासों में पात्रों की कोई समस्या नहीं है। पात्र बहुत रहते हैं इनके उपन्यास में, और इनसे भी अधिक पात्र मिलेंगे रेणु जी के उपन्यास में, जब उसको हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा उपन्यास है उनका? महिला आंचल। तो गबन को भी हम लोग देख लिए। गबन के बाद अगले उपन्यास की अगर बात करें तो कर्मभूमि। कर्मभूमि है, हरिजन की समस्याओं का इसमें चित्रण किया गया है। चलिए, कितना नंबर होगा जी?
तीसरा था ना कर्म भूमि, चौथा। नंबर अगर मिस्टेक हो तो थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। इसका भी प्रकाशन वर्ष के बारे में दो मत आता है। अगर देखिए, अगर प्रकाशन का बात करें तो इसके प्रकाशन के बारे में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ये अलग मत देते हैं, और एक हैं डॉक्टर नगेंद्र जी, ये अलग मत देते हैं। डॉक्टर नगेंद्र दोनों क्या मानते हैं? गणपति चंद्र गुप्त इसका प्रकाशन मानते हैं 1932 ईस्वी, और डॉक्टर नगेंद्र इसका प्रकाशन वर्ष मानते हैं 1933 ईस्वी। हम लोग कौन सा मान लें? ये दोनों तो अपना अपना मान के निकल लिए। इन लोगों को कौन सा एग्जाम देना है ना? एग्जाम तो हम लोगों को देना पड़ता है। तो आप लोग इनको सही माने, 1933 ये सर्वमान्य मत भी है, इसलिए 1933 ये आप लोग भी माने कि इसका प्रकाशन वर्ष कब है, कर्मभूमि का 1933 ईस्वी। अब इसमें है क्या? इसमें हरिजनों की समस्या का चित्रण है। हरिजनों की समस्या का चित्रण है। हरिजनों की समस्या का चित्रण, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इसके अगर पात्र को देख लें तो प्रमुख पात्र का नाम, इसमें बहुत सारे पात्र हैं, तो प्रमुख प्रमुख पात्र लिख लीजिए। पहला अमरकांत है, समरकांत का बेटा। अमरकांत, ठीक है। कौन है इसका नायक है? अमरकांत किसका बेटा रहता है? समरकांत का रहता है, समरकांत। इसकी शादी किससे होता है? शादी होती है सुखदा से। परंतु ये प्रेम किससे करता है? प्रेम किससे करता है? नैना भी है इसके पात्र, सकीना भी इसके पात्र हैं। नैना है, सकीना है, मुन्नी है, मुन्नी भी इसके पात्र हैं। और भी पात्र लिख लीजिए, शांति कुमार है, सलीम है, सलीम एक पात्र है। एक शांति कुमार पात्र है, शांति कुमार अच्छी उपन्यास ये भी है, तो ये इसके पात्र हो गए। महंत भी है। अरे अछूतों की समस्या का इसमें चित्रण किया गया है। हरिजनों की समस्या का मतलब क्या हुआ? मंदिरों में इनका जाना परिचित हो जाता है, उसी से एक आंदोलन छिड़ जाती है, लोग विरोध करते हैं। अमरकांत मना करता है, अपने समरकांत अपने बेटे को मना करता है, सुखता भी समझाती है, लेकिन वो शांता नहीं है। हरिजनों की समस्या को लेकर ये आंदोलन छेड़ देता है। ठीक है, तो ये बात किसके बारे में हो गई हम लोगों का? ये बात हो गई कर्म भूमि के बारे में। अगले उपन्यास को हम लोग पढ़ते हैं, और प्रेमचंद्र जी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान। गोदान को तो लाइन बाय लाइन नेट के सिलेबस में है बाबू, तो उसको पढ़ना ही है। यहाँ इसकी कुछ झांकियां देख लेते हैं, और आज प्रेमचंद्र जी को विदा करते हैं। कल से हम लोग प्रेमचंद्रोत्तर युग में प्रस्थान करेंगे। चलिए, गोदान कृषक जीवन का महाकाव्य। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा था इस उपन्यास को? गोदान को कहा था कृषक के करुण क्रंदन का, अच्छा लिखा देंगे। गोदान प्रकाशन वर्ष कब है? कोई डाउट नहीं है, 1936 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। इसमें है क्या? तो कृषक जीवन की समस्या में भी मूलतः इसमें ऋण की समस्या का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। कृषक जीवन की समस्या के साथ साथ इसमें मूलतः ऋण की समस्या का चित्रण इसमें किया गया है। प्रेम विवाह है, सामंती जीवन की बुराइयों का चित्रण है। एक कथाएं थोड़ी चलती है, कथाएं इसमें दो रूप में चलती है, एक चलती है नगरी और एक चलती है ग्रामीण। आप लोग को पता है, पढ़े हैं उपन्यास को, तो वो कथाएं इसमें चलती है। थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए। कृषक अर्थात किसान, कृषक जीवन की समस्याओं का चित्रण, कृषक जीवन की समस्याओं का भी चित्रण। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, किसान ऋण की समस्या है,
किसान ऋण की समस्या का भी इसमें चित्रण किया गया है। किसान ऋण की समस्या का चित्रण है इसमें। तीसरी बात, इसमें प्रेम कथा है ना। होरी का बेटा कौन रहता है? गोबर, उसकी प्रेम कथा है ना इसमें। और इधर मालती और मेहता का प्रेम कथा है। हाँ, अच्छी उपन्यास, अच्छी क्या, ये सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में गिनी जाती है। तो प्रेम कथा का चित्रण, प्रेम कथा का भी चित्रण है। इस उपन्यास को लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, लेकिन वो जब इसका नेट के सिलेबस में हम लोग उपन्यास पर चलेंगे उस समय पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ गद्य विधा में जितनी जरूरत है उतना हम लोग देख लेते हैं। सामंती जीवन की बुराइयों का चित्रण है। सामंती जीवन की बुराइयों का चित्रण है इस उपन्यास में। और देख लीजिए इसमें क्या है। इसमें दहेज प्रथा, दहेज प्रथा के साथ और भी कोई समस्या है। दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार, कुलीनता यानी छुआछूत जिसको बोलते हैं, अस्पृश्यता आदि का भी चित्रण है। आदि का चित्रण है। ठीक है, अब इसके थोड़े से हम लोग पात्र देख लेते हैं। इस उपन्यास के कुछ पात्र, जल्दी लिखिए। लिखने में आप लोग लेट मत कीजिए। आप लोग को दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, फिर भी लेट करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। चलिए, समय को पहचानिए। उसके बाद इसके पात्र देख लीजिए। प्रमुख पात्र, पात्र की तो कोई कमी नहीं है, इसे प्रमुख पात्र लिखिए गोदान के। प्रमुख पात्र, सबसे पहले कौन आया जाएगा? नायक महोदय आ जाएंगे। होरी जी क्या है? ये नायक है। दूसरे पात्र में इनकी पत्नी कौन है? धनिया है ना, कि नहीं है? धनिया नायिका हो जाएगी। इनके वंश को देख लेते हैं। इनके पुत्र कौन रहते हैं? गोबर महोदय, गोबर है। और दो पुत्रियां रहती है, रूपा और सोना। लिखते चलिए, रूपा है, सोना है। उसके बाद आ जाइए, थोड़ा शहरी पात्र को देख लेते हैं। मालती जी हैं, इनकी बहन का भी नाम लिखिएगा, वो उसमें पढ़ा के समय लिख देते हैं। मेहता है, मालती मेहता। राय साहब का नाम लिख लीजिए। प्रमुख प्रमुख पात्रों का नाम यहाँ लिख लीजिए। इस उपन्यास को पूरा पढ़ना है। मिस्टर खन्ना है, तो खन्ना लिख लीजिए। खन्ना है। खन्ना के बाद तंखा है। तंखा के बाद झिंगोरी सिंह है। झिंगोरी सिंह, झिंगुरी सिंह के बाद भोला। हीरा भी तो रहता है होरी का भाई, हीरा भी है, भोला भी है। झुनिया, गोबर लिखे तो झुनिया लिखना पड़ेगा ना जी। झुनिया आदि कर दीजिए, पात्रों की कोई कमी इसमें नहीं है। अब कुछ कथन जो मोस्ट हैं, जिनके सिलेबस में ये नहीं पढ़ना है कि गोदान को पूरा नहीं पढ़ना है, उनके बारे में कुछ तो लिखिए। गोदान से संबंधित कुछ प्रमुख कथन। गोदान से संबंधित प्रमुख कथन। मोस्ट है, गोदान की बात हो रही है तो मोस्ट तो रहेगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे क्या कहा है? लिख लीजिए। डॉक्टर नगेंद्र ने गोदान को किसान के करुण गाथा का महाकाव्य कहा है। एक बात ये, डॉक्टर नगेंद्र ने गोदान को
कृषक क्रंदन, कृषक क्रंदन की करुण गाथा। डॉक्टर नगेंद्र ने गोदान को कृषक क्रंदन की करुण गाथा का महाकाव्य कहा, का महाकाव्य कहा। ये बातें एक ठो हो गई। और लिखिए, नामवर सिंह ने क्या कहा। नामवर सिंह ने कहा था, लिखा देते हैं, नामवर सिंह के कथन भी लिख लीजिए। गोदान भारतीय किसान की करुण गाथा, गोदान भारतीय किसान की करुण गाथा, गोदान भारतीय किसान की करुण गाथा, गोदान भारतीय किसान की करुण गाथा के साथ साथ, गोदान भारतीय किसान की करुण गाथा के साथ साथ पूंजीवाद के साथ साथ पूंजीवाद व सामंती व्यवस्था, पूंजीवाद व सामंती व्यवस्था पर एक प्रहार है, पर एक प्रहार है। ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर नामवर सिंह जी का। ये कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। गोदान के बारे में कथन किसने दिया था? डॉक्टर नामवर सिंह ने दिया था। लिखिए इसको, एक दो कथन और दिखा देते हैं जो मोस्ट है। गोदान भारतीय किसान की करुण गाथा के साथ साथ पूंजीवाद व सावंती व्यवस्था पर एक प्रहार है, डॉक्टर नामवर सिंह। अगला कथन और देख लेते हैं कुछ। गोदान सही अर्थों में प्रगतिवाद का प्रथम आविष्कार है। यह कथन किसका था? गोदान सही अर्थों में, गोदान सही अर्थों में प्रगतिवाद का प्रथम आविष्कार है, प्रगतिवाद का प्रथम आविष्कार है। यह कथन किसका है? यह कथन है शिव कुमार शर्मा का। यह कथन है ये शिव कुमार शर्मा जी का ये कथन है। कुछ कथन और देख लेते हैं, एक दो ठो जो महत्वपूर्ण है। बच्चन सिंह का कथन देख लीजिए। बच्चन सिंह ने क्या कहा था कि गोदान एक उपन्यास ही नहीं, गोदान एक उपन्यास ही नहीं, उत्तरी भारत, गोदान एक उपन्यास ही नहीं, उत्तरी भारत की संस्कृति की जीवंत गाथा है। गोदान एक उपन्यास ही नहीं, उत्तरी भारत की संस्कृति की जीवंत गाथा है, जीवंत गाथा है। यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का, डॉक्टर बच्चन सिंह जी का ये कथन हो गया। तो इसी के साथ गोदान को हम लोग विदा देते हैं। और एक थोड़ा सा इनका जो अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र रह गया था, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्रेमचंद युग समाप्त हो जाएंगे, फिर हम लोग प्रेमचंदोत्तर युग में पहुंचेंगे कल से। तो आज इसको थोड़ा सा एक मंगलसूत्र को देख ही लीजिए आप लोग। मंगलसूत्र कैसा उपन्यास है? मंगलसूत्र, मंगलसूत्र अपूर्ण उपन्यास है। कैसा है ये? अपूर्ण है। हालांकि इनके पुत्र ने इनको 1948 ईस्वी में पूरा किया था, लेकिन है तो ये अपूर्ण है ना। चलिए एक बात इसके बारे में लिख लीजिए कि अमृत राय ने, अमृत राय कौन थे? इनके पुत्र थे। अमृत राय ने
1948 ईस्वी में इसे पूर्ण किया। इसे पूर्ण किया। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। कैसा उपन्यास, इसकी श्रेणी क्या है, तो यह भी एक राजनीतिक उपन्यास ही है। कैसा उपन्यास है ये? राजनीतिक उपन्यास है। क्या है इसमें? इसमें भ्रष्टाचार एवं सामंती जीवन की बुराइयों का चित्रण है। भ्रष्टाचार एवं सामंती जीवन की बुराइयों का चित्रण है इस उपन्यास में। बुराइयों का चित्रण है। पात्र अगर लिखेंगे, अगर पात्र को देखें तो पात्र में एक देव कुमार था। मंगलसूत्र में कौन था? देव कुमार। ये कौन रहता है? ये नायक रहता है। देव कुमार कौन है? इस उपन्यास का नायक है। इसी में एक संत कुमार है। कौन है? एक संत कुमार है, एक साधु कुमार है। संत कुमार, साधु कुमार, देव कुमार, सब कुमार इसी में मिलेंगे, ठीक है। एक पुष्पा है, पुष्पा है, यही लिख देते हैं। 4 नंबर हो गया। 5वां में पंकज जी हैं। पुष्पा, पंकज। शेप्या एक पात्र है। शेप्या। काफी हो गए। तो ये इस उपन्यास के पात्र हो गए और ये मंगलसूत्र समाप्त भी हुआ। और मंगलसूत्र के साथ साथ हम लोग प्रेमचंद्र को भी विदा करते हैं, ठीक है। प्रेमचंद के साथ साथ प्रेमचंद युग को भी विदा करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास की ओर चलेंगे। और प्रेमचंद्रोत्तर युगीन उपन्यास में तो अनेक भागों में बांटे थे। मनोविश्लेषणवादी, साम्यवादी या प्रकृतिवादी, ठीक है, ये सब बांटे थे। सामाजिक था, आंचलिक था, ऐतिहासिक था। तो इन सभी उपन्यासों को हम लोग अब अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर किन्हीं को एडमिशन लेना है तो वो दिए गए नंबर पर कॉल करके सीटेट, एस्टेट, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्जाम आने वाली है बेट, उसके लिए भी, हिंदी के लिए आप लोग क्लास ले सकते हैं। स्टेट, एस्टेट, नेट, जेआरएफ किसी का भी क्लास आप लोग ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।